और इस बार खरगोश इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि उसने कछुए को पहले से 100 मीटर खुद से आगे रखा। कि ऐसा क्यों लग रहा है कि खरगोश उस कछुए को कभी भी क्रॉस नहीं कर पाएगा। हमने डिस्टेंस और टाइम को इनफाइनाइट पार्ट्स में तोड़ा है, लेकिन फिर भी उन सब का जो टोटल समेशन है वो एक फाइनाइट वैल्यू, जिनका सम एक फाइनाइट वैल्यू की तरफ अप्रोच करता है। तो ऐसी सीरीज को हम बोलते हैं कि वो सीरीज कन्वर्ज हो रही। सीरीज कभी भी कन्वर्ज नहीं होती, किसी फाइनाइट वैल्यू को अप्रोच नहीं करती, उन सीरीज को हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग सीरीज बोलते हैं। क्या एक जीपी हमेशा कन्वर्ज होती है? नहीं। वैसे ये डिपेंड करता है जीपी के कॉमन रेशियो पे। जीपी के n टर्म्स के सम का फॉर्मूला है s इक्वल टू a r रेस टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 जब r 1 से बड़ा है, और s इक्वल टू a 1 माइनस r रेस टू n अपॉन 1 माइनस r जब r 1 से छोटा है। अलग अलग होते हैं। ये दोनों सेम ही फॉर्मूला है, सिर्फ ऊपर और नीचे से अगर माइनस को कॉमन लेके कट किया जाए तो दूसरा वाला फॉर्मूला बन जाएगा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। इस फॉर्मूला में a का मतलब है फर्स्ट टर्म, r का मतलब है कॉमन रेशियो और n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स। तो सबसे फर्स्ट केस हम लेते हैं जब r 1 से बड़ा है। जैसे सपोज करो r इक्वल टू 2 है, तो एक सीरीज मैंने ली है 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब एंड सो ऑन। अगर इसमें मैं Sn का फॉर्मूला लगाऊं, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला, तो ये बन जाएगा 1 2 रेज टू n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो इक्वल टू आया 2 की पावर n माइनस 1। अब फॉर्मूला से ही आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, 2 की पावर n भी है वो टेंस टू इनफाइनाइट की तरफ चलता जाएगा, यानी इस जीपी का सम भी इनफाइनाइट की तरफ चलता जाएगा। मतलब ये सीरीज डाइवर्ज हो रही है। अब इस चीज़ को आप ग्राफ में भी देख सकते हो कि जैसे जैसे n बढ़ा रहा हूँ Sn की वैल्यू भी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है। अब सेकंड केस जब r की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, जैसे r इक्वल टू है 1/2, तो एक सीरीज ली है मैंने 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सो ऑन। अगर इस सीरीज के n टर्म्स का सम किया जाए तो a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, a की जगह पे रख दिया 1, r की जगह पे रख दिया 1/2, तो s इक्वल टू आया 2 इंटू 1 माइनस 1/2 की पावर n। अब जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ाते जाओगे 1/2 की पावर n छोटा होता जाएगा और 0 की तरफ पहुंचता जाएगा। मतलब s की वैल्यू 2 की तरफ पहुंचती जाएगी, लेकिन कभी भी 2 के इक्वल नहीं हो पाएगी, जैसा कि आप ग्राफ में भी देख रहे हैं। अगर r इक्वल टू -1 है तो सीरीज कुछ ऐसी बनेगी, s इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। अब ये सबसे कंट्रोवर्शियल सीरीज है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इसके आंसर निकाले। तो देखते हैं। सबसे पहला मेथड, अगर मैं पूरी सीरीज को एक टर्म से शिफ्ट कर दूं, फिर दोनों सीरीज को ऐड कर दूं, तो 2s इक्वल टू आएगा 1, क्योंकि बाकी सारे के सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। तो s इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? 1/2। सेकेंड मेथड, अगर मैं पहले दो टर्म की पेयरिंग करूं तो वो सम हो रहा है 0, सेकेंड दो टर्म की पेयरिंग करूं सम हो रहा है 0, थर्ड दो टर्म की पेयरिंग की सम 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 एंड सो ऑन। जब इनफाइनाइट टाइम्स ऐड होगा तो आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। थर्ड मेथड में मैंने पहले वाले 1 को छोड़ के बाकी सब की पेयरिंग कर दी, तो उस केस में आंसर आया 1। अब ये एक ऐसी सीरीज है जिसके 3 अलग अलग मेथड से 3 अलग अलग आंसर आ रहे हैं, लेकिन ये तीनों ही आंसर रॉन्ग है। तेरे पास कोई और रास्ता है? तो चलिए समझते हैं ग्राफ से। जब n इक्वल टू 1 है तब सीरीज का सम है 1, जब 2 है तो सीरीज का सम 0, 3 पे वापस 1, 4 पे वापस 0, 5 पे वापस 1, 6 पे वापस 0 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। मतलब जब n टेंस टू इनफाइनाइट है
तो सीरीज का सम 0 और 1 के बीच में ऑसिलेट होता रहेगा। और लास्ट एपिसोड में ही मैंने बताया था, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि सीरीज का सम दो वैल्यूज के बीच में ऑसिलेट करता रहता है, तो इस टाइप की सीरीज को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग सीरीज। और लास्ट केस, अगर कॉमन रेशियो -1 से छोटा है तो उस केस में भी सीरीज का सम ऑसिलेट करता रहेगा -इनफाइनाइट और +इनफाइनाइट के बीच में, यानी उस केस में भी सीरीज अपनी डाइवर्जिंग होगी। अब बारी आती है एचपी की। एचपी का मतलब है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एपी तो आप लोगों को मालूम ही है, मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो उसी एपी के अगर हर टर्म्स को रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो जो सीरीज बनेगी वो होगी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, यानी एचपी। एक एचपी हमेशा डाइवर्ज होती है। अब इसका रीजन क्या है, तो समझिए यहाँ पे मैंने एक y = 1/x का ग्राफ बनाया है। जब x = 1 है तब y = भी 1 है, x = 2 है तो y = 1/2, 3 पे y = है 1/3। तो मैंने x = 1 पे एक रेक्टेंगल बनाया जिसकी लेंथ है 1 और ब्रेथ भी कितनी है 1। ऐसे x = 2 पे मैंने रेक्टेंगल बनाया जिसकी लेंथ है 1, ब्रेथ है 1/2। x = 3 पे बनाया, लेंथ है 1, ब्रेथ है 1/3। 4 पे लेंथ 1, ब्रेथ 1/4 एंड सो ऑन। मैंने ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बनाए। अगर इन सारे रेक्टेंगल्स का एरिया निकालो तो पहले रेक्टेंगल का एरिया है 1, दूसरे का एरिया है 1/2, तीसरे का एरिया है 1/3, चौथे का 1/4 एंड सो ऑन। अगर सारे रेक्टेंगल्स के एरिया को मैं ऐड करूं तो क्या बनेगा, वो 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट तक। अब ऑब्वियसली इस रेक्टेंगल के एरिया का सम इस कर्व के एरिया से ज़्यादा होगा। और कर्व का एरिया कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके इनफाइनाइट तक का एरिया। तो इस कर्व का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेके इनफाइनाइट 1/x dx, ये होता है एरिया अंडर द कर्व। और कर्व क्या है, y = 1/x है। 1/x का इंटीग्रेशन हो गया log x, अपर लिमिट इनफाइनाइट, लोअर लिमिट 1 रखी, तो log इनफाइनाइट - log 1। log इनफाइनाइट का मतलब वो टेंस टू इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, -log 1 की वैल्यू हो गई 0, यानी इस सीरीज का सम log इनफाइनाइट से भी ज़्यादा है। कुल मिला के वो भी एक इनफाइनाइट ही है। मतलब ये सीरीज कैसी होगी, एक डाइवर्जिंग सीरीज होगी।